Hello, students of CA Inter Level. I am CA Pragnesh Kanabar with an experience of 10 plus years and having taught lakhs of students, created toppers in audit subject. With all my might, I am here in front of you teaching CA Inter Audit. Yes, new syllabus जो May 24 onwards से applicable हो रहा है. दोस्तों, मैं अपने इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं बिकॉज आपका टाइम मेरे टाइम से इस वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, अगर आप मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो कभी भी मेरी टीम से बात कर सकते हो, यूट्यूब पे फीडबैक वीडियोस देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. ऑलराइट, बट जो मैंने पहली कुछ लाइंस बोली दैट इज मोर देन इनफ. मेरे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फर्स्ट भी स्कोर किया हुआ है ऑडिट सब्जेक्ट में मल्टीपल टाइम्स एट सीए इंटर एंड सीए फाइनल लेवल, और मेरे पास ऐसे बच्चे भी है जिन्होंने 25 को 55 एंड 65 75 में भी कन्वर्ट किया हुआ है. ऑलराइट, ऑल द वेरीफाइड फीडबैक्स आर देयर. तो चलो इसी के साथ एक मस्त शुरुआत करते हैं फॉर सीए इंटर लेवल. तो दोस्तों, सीए इंटर की जब हम बात करें तो आपको पता ही है दो ग्रुप में डिवाइडेड है न्यू सिलेबस. देयर आर 6 पेपर्स ओवर देयर एंड पेपर 5 जो है इट इज अबाउट ऑडिटिंग एंड एथिक्स. तो जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर आईसीआई की वेबसाइट है और वो 2 मॉड्यूल्स है. एंड ये सीए इंटर रेगुलर कोर्स है जिसके अंदर हम ये दोनों मॉड्यूल्स को एकदम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं विथ एवरी सिंगल पॉइंट. पर ये इन डेप्थ कवर करते करते डोंट वरी, हम काफी सारी नोट्स भी लिखेंगे, काफी सारी समरीज भी बनाएंगे. दोस्तों, जब मैं आप स्टडी मटेरियल की बात करूं, ऑलराइट, बिकॉज़ ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जिसके पास पढ़ रहे हैं वेदर द स्टडी मटेरियल इज इनफ और नॉट. तो रेगुलर कोर्स की बुक्स को 2 में डिवाइड किया गया है. वन इज द कंटेंट बुक, सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक बुक. कंटेंट बुक स्ट्रिक्टली हैज बीन केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द आईसीएआई लेटेस्ट मॉड्यूल्स. ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट इट. देन जब हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक, इज दिस क्वेश्चन बैंक इनफ? अरे इनफ की क्या ही बात करें दोस्तों. अगर आप अंदर 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 क्वेश्चन बैंक में जाओगे देन ऑब्वियसली यू विल फाइंड कि 2004 2005 वगैरह के पेपर्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर है. ऑलराइट, अंदर 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 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ. जस्ट अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस आपको दे रहा हूं मैं. ऑलराइट, पर आपको पता है चैलेंज क्या था जब ये क्वेश्चन बैंक बना रहे थे तभी? बिकॉज पिछले 20 सालों में काफी सारी चीजें चेंज हुई है. देन इन दैट केस ऑब्वियसली क्या पास्ट क्वेश्चंस अभी भी रेलेवेंट रहते हैं? सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो पास्ट क्वेश्चंस का तो काफी सारे आउटडेटेड आंसर्स भी प्रिंट हो जाते हैं. सो ये सब चीजों का ध्यान रख के एक एक चीज को डिटेल में स्क्रूटिनाइज करके उसके बाद आपके सामने ये कंटेंट और क्वेश्चन बैंक लाया गया है. तो दोस्तों, ये कंटेंट है, ये क्वेश्चन बैंक है एंड प्लस ऑब्वियसली ये मेरा नोटबुक है. हम काफी सारी चीजें यहां पे लिखने वाले हैं, काफी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं. मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इफ यू रियली वांट टू क्लियर द एग्जाम्स, कि जब आप ये नोट्स में लिख रहा हो तो मेरे साथ आप लिखिए. Because only if you write, all right, you're going to feel more confident. इसका पीडीएफ मत मांगिए, because ये आपके लिए लिखना जरूरी है. इसके स्क्रीनशॉट्स मत लीजिए, ये आपके लिए लिखना जरूरी है. आप मांगोगे तो चलो मैं दे भी दूंगा, but it will not help you in long run. And we want to clear in the very first attempt, and we want to ensure that we score nothing less than 70. Yes, 60 बहुत दूर की बात है, nothing less than 70. पर चलो अगर थोड़ा प्रिपरेशन एवरेज भी रह जाए तो 60 प्लस तो लाना ही लाना है. कुछ भी हो जाए एग्जामिनेशन तो लाने लाना है. एक बार पढ़ना ही और बार बार नहीं पढ़ना है. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट मी टेल यू दिस कि हमारा जो ड्यूरेशन है ये ऑब्वियसली अराउंड 85 90 या 90 93 94 तक जा सकता है मैक्सिमम. ऑलराइट, बस क्या है ना बेटा, ये न्यू सिलेबस का रिकॉर्डिंग है ऑब्वियसली, तो मैं एग्जैक्टली एक नंबर ऑफ आवर्स आपको नहीं बता सकता, बट समवेयर इन द रेंज ऑफ 85 to 94 आवर्स दिस विल गेट कंप्लीटेड. एंड डू नॉट वरी, अगर आपको समझने में थोड़े टाइम लगा, आपको और डिस्कशंस चाहिए और क्वेश्चंस बैंक चाहिए तो और भी लाएंगे, पर इतना करोगे ना इट इज मोर देन इनफ. सर लास्ट डे रिवीजन, सर मैराथन रिवीजन, सर समरी नोट्स, ऑब्वियसली बेटा ये सब एक पैकेज के रूप में आपके सामने आएगा ही आएगा. डोंट वरी अबाउट इट. यानी अभी डिटेल में पढ़ने से लेके एग्जाम के लास्ट डे पे वो जो 1.5 डेज में रिवाइज करना है, एंड टू एंड तक का सारी चीजों का प्लानिंग है हमारे पास, और ना सिर्फ प्लानिंग है, बरसों से एग्जीक्यूट भी किया हुआ है. ऑलराइट, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ. ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट विद दिस ऑडिट सब्जेक्ट. ठीक है दोस्तों, जब आप ये सब्जेक्ट का टाइटल देखते हो ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ऑब्वियसली आपने आपके सीए फाउंडेशन या 11 12 या पहले की पढ़ाई में नहीं किया हुआ है, तो मैं सीधा ये इंडेक्स है और ये करने वाले हैं और ये चैप्टर के नाम है ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए भी आपके पास सब्जेक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड होना जरूरी है. चलो एक सिंपल बात कर लेते हैं. ये 2 लेटर तो सुने होंगे आपने, ऑब्वियसली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब आपको पता ही है सीए बनने के बाद या तो लोग
प्रैक्टिस में जाते हैं, जहां पे खुद की प्रैक्टिस, खुद का प्रोफेशन प्रैक्टिस करते हैं, या तो फिर जॉब पे जाते हैं, या तो फिर कुछ अपना ही अलग बिजनेस करते हैं, अलग ही पापा के बिजनेस से बैठ गए, या तो मैं बताऊं सिर्फ शादी करके बैठ जाते हैं। ऑलराइट, कुछ लोग तो सीए करते हैं इसलिए ताकि शादी अच्छी हो भाई। चलो, सो सीए इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, हाँ, जो आप सुने हो, जो आप देखे हो, जिसकी वजह से आपको ये करना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? अगर आपको कोई बोले कि हमारा मेनू बताओ तो इडली वड़ा, मेदू वड़ा वगैरह, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, तो बोलने का एटीएम। यस, हम चलते फिरते एटीएम है, एटीएम सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट सर, एटीएम यानी बॉस ए फॉर अश्योरेंस। सर ये ए फॉर अश्योरेंस क्या है? अरे बेटा, आप मुझे डेटा सबमिट करोगे, मैं उसे चेक करूंगा, मैं उसके ऊपर एक ओपिनियन दूंगा, लोग उसके वो ओपिनियन के ऊपर भरोसा करेंगे बिकॉज मेरा साइन होगा, मेरे साइन से लोगों को मिलेगा ट्रस्ट। ऑलराइट, सो एग्जामिनिंग द डेटा ऑफ द क्लाइंट, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, दैट ओपिनियन इज रिलाइड अपॉन बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स, यही तो है कौन सी सर्विस बेटा? अश्योरेंस सर्विस। कौन सी सर्विस? अश्योरेंस सर्विस। दूसरी जो आप सबको पता ही पता है, टैक्सेशन सर्विसेज, ये सर्विसेज के बारे में तो सबको पता है। तीसरी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, काफी ग्रोइंग फील्ड है पिछले 10 साल से, जहां पे हम बिजनेस को लेकर कंसल्टेंसी देते हैं, जहां पे हम उनके सिस्टम्स को लेकर कंसल्टेंसी देते हैं, काफी सारी कंसल्टेंसी देते हैं, फाइनेंस कंसल्टेंसी भी देते हैं। ऑलराइट, तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चलता फिरता एटीएम है। वैसे अगर मैं जेन्युइनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 की बात करूं, जो 1 जुलाई 1949 से आया है, विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें तो मोर देन, आई रिपीट, मोर देन 35 ऐसी सर्विसेज दी गई है जो एक प्रैक्टिसिंग सीए प्रोवाइड करता है। पर ब्रॉडली कैटेगरी 3 है, अश्योरेंस, टैक्सेशन एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब सुनो मेरी बात, चलो सब प्रोफेसर्स की फेवरेट कंपनी की बात कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह बनाता है, ऑब्वियसली यस सर, बनाता ही है। देन जितने भी शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज है, कॉम्पिटिटर्स है, बैंकर्स है, लेंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, ऑलराइट, ये सब ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर एनालाइज करते हैं, ऑलराइट, कि इनका असेट साइज क्या है, इनका टर्नओवर क्या है, इनका प्रॉफिट क्या है, एंड देन उसके बाद कैन आई से कि कंपनी के साथ जुड़ने का डिसीजन लेते हैं, या गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन के लिए यूज करता है, शेयर होल्डर्स और बाकी इन्वेस्टर्स जुड़ना है कि नहीं उसके लिए यूज करते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट करना है कि नहीं, बैंकर्स जो है वो लोन इनको दे सकते कि नहीं दे सकते। ऑब्वियसली ये सारा जो एनालिसिस है इनकी असेट, लायबिलिटी, टर्नओवर, प्रॉफिट, ये सब के बेसिस पे डिपेंड करता है यस और नो सर। यस सर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, टेल मी, अगर आप खुद अपनी मार्कशीट मुझे दिखाओगे जिस पे आपने साइन किया है या आपके पेरेंट्स ने साइन किया है, तो क्या मैं उसके ऊपर भरोसा करूंगा? नहीं ना। आप तो लिख दोगे ऑल इंडिया रैंक 1 प्लस 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 प्लस, बट जब आपकी मार्कशीट पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का स्टैम्प, सील वगैरह हो और उनकी सिग्नेचर हो, तो सबको मानना पड़ेगा कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 है। यस और नो सर? यस सर। बस मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं आपके साथ। ये असेट, टर्नओवर, प्रॉफिट वगैरह जो है, ये जब अंबानी या उनकी फैमिली वाले अगर सिर्फ साइन करके देंगे तो भरोसा आने वाला नहीं है। बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अकाउंट का बादशाह है, जो चार्टर्ड है, जो स्पेशलिस्ट है, जब वो उसे चेक करता है एंड देन साइन करता है दैट ये बराबर है, तो लोगों का भरोसा आना शुरू होता है। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही चेक कर सकता है और वो ही साइन कर सकता है। ऐसा किसने बोला है? अवर ऑनरेबल पार्लियामेंट हैज गिवन दैट पावर टू अस। और ये जो सर्विस है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट के चेक करके उसके ओपिनियन एक्सप्रेस करना, और इसी को मार्केट में कहते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट वर्ड डिराइव हुआ है ऑर्डर वर्ड से, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब है टू हियर, यानी कि सुनो, समझो, चेक करो।
वहां से डिराइव हुआ है और यही उसका मीनिंग है। सुनो, समझो, चेक करो, अलर्ट रहो, एंड ओपिनियन एक्सप्रेस करो जिसके ऊपर लोग भरोसा करने वाले हैं। तो वहीं से यह सब्जेक्ट बनता है ऑडिट। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस बेटा? अश्योरेंस। सुनो, ऑडिट ये एक एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं, कौन सी सर्विस के अंदर आता है? अश्योरेंस सर्विस। बोलो, ऑडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ अश्योरेंस सर्विस। बोलो बेटा, ऑडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ अश्योरेंस सर्विस। अरे जोर से बोलो, ऑडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ अश्योरेंस सर्विस, करेक्ट। एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमको स्टैट्यूटरी राइट दिया है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, हमारा हक भी है और हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी डाली है, किसने? पार्लियामेंट ने। ऑलराइट, एंड इसी के लिए हम ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो कौन कहता है कि ये सब्जेक्ट थियरी है? ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, जो शब्दों में लिखा गया है। बस आपको ऐसा लगता है कि जो फिगर्स होते हैं, जहां पे सम होते हैं, जहां पे कैलकुलेटर का यूज होता है, वो प्रैक्टिकल है, बाकी सब थियरी है। अरे ये प्रैक्टिकल ही है, बस लिखा सिर्फ शब्दों में गया है। बिकॉज आप प्रैक्टिकली इसे कर नहीं रहे हो, इसलिए थोड़ा समझने में तकलीफ होती है, बट डोंट वरी, पूरा प्रैक्टिकल लाइफ आपके सामने खोल के रख दूंगा। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर सम टाइम। आई हैड अ शॉर्ट कॉर्पोरेट स्टिंट आल्सो इन अ मल्टीनेशनल फर्म व्हिच इज इन द बिग 5 टुडे। ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, यू आर इन सेफ हैंड्स, कंप्लीट सेफ हैंड्स, ठीक है। चलो बेटा, ये मैंने आपको थोड़ा सर्विस के बारे में बता दिया, पर आप मुझे सच्ची बताओ, ऐसा हिंदी में थोड़ा थोड़ा कच्चा पक्का समझ के एग्जाम में जा सकते हैं क्या इंस्टीट्यूट के? नहीं। तो कहना ऐसे कि थोड़ा अच्छे से और प्रिपेयर करना पड़ेगा। यस सर। इतना याद रखो, अगर आई डोंट नो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है कि नहीं, बिकॉज अभी तो जनरेशनल गैप आ गया मेरे और बच्चों में। 2009 की मूवी है, ऑलराइट, बहुत छोटे रहोगे आप, पर अगर आपने देखी हो तो पता है उसमें 2 कैरेक्टर थे, एक रैंचो और चतुर। ऑलराइट, आप देखना प्लीज। रैंचो एकदम कंसेप्चुअली समझता है, चतुर को सब रट्टा मारना होता है। अगर आपको सीए एग्जाम्स क्लियर करने हैं, then in that case आपको समझना सब कुछ रैंचो की तरह है, पर लिखना चतुर की तरह है। I say this is the mantra for chartered accountancy. You please understand like Rancho but write like Chatur. बोलो, understand like Rancho but write like Chatur. All right. तो बेटा थोड़ा क्या करते हैं ना, थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा फीलिंग लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न क्या है एंड क्या करना है, ये सब चीजें बताता हूं। ऑलराइट, तो अब मेरी बात सुनो। एक नोटबुक तो होगा आपके पास, नहीं है तो अभी पॉज कर दो पहले लेके आओ मार्केट में से। ऑलराइट, तो एक नोटबुक लेके आओ। ओके, आई होप आपके पास वो नोटबुक है। ओके, नाउ पहले फर्स्ट पेज पे हेडिंग दे दीजिए, इंडेक्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रिपरेशन टिप्स। यहां पे ना बेटा हम लोग चैप्टर का नाम, प्रिपरेशन टिप्स, ये सब थोड़ा वर्किंग करेंगे इधर। ऑलराइट, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज छोड़ दीजिए, बाद में सब इंडेक्स विंडेक्स पे आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, अब चैप्टर 1 का टाइटल दे दो सिर्फ, कितने चैप्टर्स है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, पेपर क्या आएगा, क्या आएगा, डोंट वरी, सब कुछ है आपके पास। पहले थोड़ा तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा फीलिंग ले लेते हैं। चैप्टर का टाइटल दे दो प्लीज। हाँ, मैं आपके साथ लिख रहा हूं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, वरना खाली पीपीटी दिखाऊंगा, यहाँ पे टाइप्ड रहता है। आई रियली डोंट लाइक टीचिंग इन दैट मैनर कि टाइप्ड है, मैं खाली पीपीटी पीपीटी ऐसा पढ़ता जाओ पढ़ता जाओ पढ़ता जाओ, उसमें आपको फील नहीं आता है। करेक्ट। सो चैप्टर 1, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, या नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट। चलो बेटा, थोड़ा मेरे साथ इंट्रोडक्शन लिखो, रेगुलर कोर्स से प्रॉपर लिखना है सब कुछ। हा? थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखो मेरे साथ, राइट डाउन। Practicing CA provides various services under CA Act 1949। ये हमारा मातृभूमि कर्मभूमि एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, such as ATM, assurance services, taxation services, and management consultancy services. Okay,
अश्योरेंस, टैक्सेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से नाम से थोड़ा समझ जाता है, तो अश्योरेंस सर्विस के बारे में थोड़ा लिखा था, और वैसे मेरा सब्जेक्ट भी यही पार्ट का है। अश्योरेंस सर्विसेज डाउन एरो, इसके अंदर राइट डाउन क्लाइंट प्रोवाइड्स द डेटा, क्लाइंट डेटा प्रोवाइड करता है। इसके बाद सीए इन प्रैक्टिस एग्जामिन्स द डेटा, हम डेटा को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस वगैरह लेते हैं। देन ही एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन द करेक्टनेस ऑफ द डेटा, ये डेटा कितना सही है, क्या है, वैसे हम लोग थोड़ा ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं उसके ऊपर, ऑन द करेक्टनेस ऑफ द डेटा, एंड सच ओपिनियन इज रिलाइड अपॉन बाय द स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके ऊपर भरोसा करते हैं। ऑलराइट, सो क्लाइंट प्रोवाइड्स द डेटा, सीएम प्रैक्टिस एग्जामिन्स द डेटा। अभी लिखोगे नहीं तो नींद आएगा बेटा, लिखते जाओ। He expresses an opinion on the correctness of the data. Such opinion is relied upon by the stakeholders of the client. यही है assurance service, भरोसा, assurance, भरोसा। Alright, write down. Auditing is a part of assurance service. Auditing is a part of assurance service. Write down. Parliament of India has given statutory responsibility. पॉज कर देने का जिधर आपको लग रहा है कि थोड़ा पॉज करके लिखना है तो। Parliament of India has given statutory responsibility to the chartered accountants, obviously of the ICAI, कोई भी नहीं, to examine the financial statements of the corporates, not only corporates, many other entities also, but normally हम लोग corporates की बातें करते रहते हैं, of the corporates and other entities and express an opinion on such financial statements. Parliament of India has given statutory responsibility to the CAs of the ICAI to examine the financial statements of the corporates and other entities and express an opinion on such financial statements. इसलिए तो मोदी जी कहते हैं ना that your signature is more powerful than my signature. Because हमारे signature पे तो हम checking करेंगे, opinion express करेंगे, फिर सब लोग अपने decisions उसके ऊपर ही लेते हैं. All right. So everyone, यही है हमारी auditing service. लेकिन ये समझाया रैंचो की तरह, जब एग्जाम में जाए तो चतुर भी थोड़ा आना चाहिए। तो इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आप लिख रहे हो, ले लो अपने अपने भगवान का नाम। ऑलराइट, चलो, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हो वो है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, सुनो ना, आपको पता है अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, हाँ, जिसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि अकाउंट्स को बनाना कैसे है, कौन सी पॉलिसीज यूज करनी है, ट्रीटमेंट का यूज करना है। वैसे बेटा ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, वहां पे ऑडिट के सारे शब्दों का एक्सप्लेनेशन, ऑडिटर को यानी प्रैक्टिसिंग सीए जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसको करना क्या है, ऑलराइट, ये सब कुछ वहां पे लिखा है। ये डेफिनेशन वहां से लिया गया। हाँ, तो लिखो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग को हम कहते हैं ऐसे, कैसे, ऐसे, वहां से डेफिनेशन लिया गया। ऑलराइट, एवरीवन ओवर हियर, चलो मजा आएगा। अब इधर देखो, इधर देखो, हाँ, और समझेंगे और आईसीआई की लैंग्वेज में लिखेंगे और मार्क्स लेके भी आएंगे, ठीक है। नाउ लिसन टू मी, टेल मी, अगर आप, जी हाँ आप, इफ यू आर द सन और डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी, अरे सर फिर आपका लेक्चर देखने की क्या जरूरत है। अच्छा चलो, इफ यू आर द सन और डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी, ठीक है, एंड लेट अस से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है,
और लेट अस से कि आप खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने सीए की एग्जाम क्लियर की हुई, इतनी मेहनत की आपने, पापा आपके मुकेश अंबानी थे फिर भी। ऑलराइट, तो मुकेश अंबानी ने क्या बोला कि अपना घर का छोकरा है, इससे चेकिंग करवा लो ना, बाहर क्यों जाना है, घर के लोग बराबर होते हैं। अरे कैन आई से दैट अगर आप ही चेक करोगे तो लोगों को भरोसा आने वाला नहीं है। तो सिर्फ सीए चेक करता है वो जरूरी नहीं है, उतना काफी नहीं है। इट हैज टू बी अ पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड टू द एंटिटी। इसके बारे में बेटा सब पढ़ेंगे, सब लॉ में आपको ज्यादा पढ़ाया जाता है, एक कौन एग्जैक्टली अलाउड है कौन अलाउड नहीं है वो सब। पर इतना तो पता चल रहा है कि जो भी चेक कर रहा है वो मेरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तब जाके भरोसा आता है। सो ऑडिटिंग सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है। डाउन एरो राइट नाउ, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। थोड़ा मैं हाईलाइट करूं तो ध्यान रखने का, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट यानी किसी से इन्फ्लुएंस होने का नहीं, सिर्फ आपकी वाइफ से इन्फ्लुएंस होने का, बाकी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होने का। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन यानी अनइन्फ्लुएंस्ड एग्जामिनेशन। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ माय थोबड़ा, ऑफ माय फेस। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, हम तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। ऑलराइट, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। पर सुनो, चाहे आप तिरुपति बालाजी ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हो या सिद्धिविनायक टेम्पल ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हो या ये कमर्शियल कंपनी, ये तो मैंने एनजीओ ट्रस्ट के नाम लिए, या तो एक कमर्शियल कंपनी जैसे रिलायंस टाटा इसका ऑडिट कर रहे हो, चाहे किसी का भी ऑडिट कर रहे हो, बात क्लियर है कि मैं चेक करूंगा, मैं एग्जामिन करूंगा और मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। तो मेरा पर्पस कभी चेंज नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटिटी। इसलिए एंटिटी के बाद वो लोग लिखते हैं ये एंटिटी चाहे कोई भी हो। मैं थोड़ा इंक बार बार चेंज करता हूं ताकि आपका ध्यान जाए, आप सिंगल इंक से चालू रख सकते हो। ये एंटिटी चाहे कोई भी हो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे एनजीओ कमर्शियल हो जो भी हो, कितनी भी बड़ी हो चाहे कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव कोई भी हो ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। मेरा काम क्या होगा? टू एग्जामिन एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो इसके बाद फिर वो लोग बोलते हैं when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. When such an examination is conducted with a view to do what? अब तो क्लियर हो चुका है, धीरे धीरे सर ने 2-3 बार ये चीज लिखा थी। With a view to express an opinion thereon. Thereon यानी जो एग्जामिन कर रहे हो उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, पता है आप जब पेपर में जाते हो ना बेटा, तो अब धीरे धीरे मैं आपके सामने खुलना शुरू हो जाऊंगा। ऑलराइट, जब आप पेपर में जाते हो तो आपके सामने कुछ ब्रीफ आंसर्स है जो 3 मार्क 4 मार्क की रेंज में होते हैं, कभी कभी 5 मार्क का आता है, वरना 3-4 की रेंज में होते हैं। फिर आपको कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किसका क्या वेटेज है वो सब तो बाद में। फिर एमसीक्यूज है, करेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसका आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है फाउंडेशन लेवल से। फिर आपका आता है करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस। जी हाँ, ये थोड़ा नया है आपके लिए, करेक्ट इनकरेक्ट लिखना है और ये करेक्ट इनकरेक्ट क्यों है उसके रीजंस के साथ लिखना है। सर ये अचानक से आप पेपर स्टाइल में क्यों चले गए सर? अरे भाई पकड़ो 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 पकड़ो, यहां पे दिख गया मेरे को एक करेक्ट इनकरेक्ट, बहुत फेमस करेक्ट इनकरेक्ट है इनका, कि ऑडिटर्स पर्पस चेंजेस एज पर द चेंजेस इन द साइज नेचर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। ना इनकरेक्ट, क्या ऑडिटर का पर्पस कभी चेंज होगा? भाई ये मेरा पर्पस है, एंटिटी चाहे कोई भी हो ये मेरा पर्पस है और मैं यही चीज के लिए ऑडिट करता हूं। ऑलराइट, सो पर्पस नेवर चेंजेस। पर्पस बोलू या तो ऑब्जेक्टिव वर्ड भी बोल सकता हूं, या तो पर्पस वर्ड बोल सकता हूं या तो ऑब्जेक्टिव, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एग्जामिन एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। तो पर्पस कभी चेंज होता नहीं है।
पूरा डेफिनेशन एक बार बोलोगे प्लीज प्लीज मेरे लिए, प्लीज 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 प्लीज। चलो, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, अनइंफ्लुएंस्ड एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. One more time. Auditing is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. All right. ये आपका ऑडिट का डेफिनेशन है। आया ना लैंग्वेज? आएगा यार, थोड़ा लॉजिक समझेंगे सब आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, एंड ये डेफिनेशन में बेटा कोई भी कंसेप्ट पढ़ो ना तो इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं सर। ऑलराइट, तो ये जो आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा उसमें दो तरह के क्वेश्चन है। ऑलराइट, एक करेक्ट इनकरेक्ट, वो 2 मार्क्स का। उसके लिए कंसेप्ट क्या याद रखना है? दैट ऑब्जेक्टिव नेवर चेंजेस। ऑब्जेक्टिव नेवर चेंजेस, यानी ऑब्जेक्टिव रिमेन्स सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द एंटिटी। अब चाहे वो शब्दों को कितना भी घुमाए, ये आपके दिमाग के अंदर रहना जरूरी है। दिस इज द कंसेप्ट जो आपके दिमाग के अंदर रहना जरूरी है। दूसरा, वो लोग क्या करते हैं पता है, पेपर में ब्रीफ आंसर में ये डेफिनेशन को लोग खुद ही प्रिंट कर देंगे, फिर बोलेंगे इसको जरा एलाबोरेट करो ना ब्रॉडली, ऑडिटर को करना क्या है। सो दे विल आस्क यू टू एलाबोरेट द डेफिनेशन, और दे विल आस्क यू टू कि ऑडिटर को टास्क कौन से करने हैं, ऑडिटर शैल परफॉर्म विच टास्क, ये सब थोड़ा आपको पूछेंगे। डेफिनेशन को एलाबोरेट तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करना होता है, डोंट वरी, टेक्स्ट बुक में है बेटा सब। एंड ऑडिटर को कौन से टास्क परफॉर्म करने, सब बताता हूं, पर ये थोड़ा आपका जनरल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया। ये आपका आ सकता है 3 मार्क का या तो 4 मार्क का। भाई इतने साल से पढ़ा रहा हूं बेटा, और पिछले 20 साल के तो सारे क्वेश्चन आंसर मुंह पे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको मैं क्लियरली ट्रेन कर दूंगा कि आपको क्या क्या आएगा और कैसे पढ़ाई करनी है, बस उतना करके जाओ, हो जाएगा तथास्तु। 78, 80, 85 ऐसे मार्क्स लाते बच्चे यार, हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, और मैं जो ये बच्चे बोल रहा हूं ना, उनका रैंक नहीं है, मतलब ऑडिट में अच्छे मार्क्स है, बाकी सब में थोड़ा डामाडोल था करे, बट आते हैं, थोड़ा करो तो। हाँ, तो कॉन्फिडेंस रखने का। चलो यहां तक मेरे साथ हो, एक स्क्रीन पे रख देता हूं, कभी कुछ पॉज करना पड़े लिखने के लिए तो ये फर्स्ट पॉज मोमेंट, सेकेंड पॉज मोमेंट, थर्ड पॉज मोमेंट, फोर्थ पॉज मोमेंट। ओके, थोड़ा भी बेटा टेक्स्ट बुक में जाएंगे, हाँ बाद में आपको चैप्टर वैप्टर सब वेटे चोटे सब बताता, डोंट वरी, थोड़ा पहले फील तो ले लो। चलो, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, क्या क्या डिस्कस होने वाला है चैप्टर में, वो थोड़ा यहां पे आपको बना के दिया है। अब यहां पे देखो, इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। बेटा यहां पे थोड़ा फास्ट जाएंगे, इतना कुछ बाइट करने जैसा नहीं है। ऑडिटिंग हैज एक्जिस्टेड इवन इन एंशिएंट टाइम्स इन मेनी सोसाइटीज ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। थोड़ा गर्व लेने वाली बात है ये, और ये सब मॉड्यूल का ही है, सब मॉड्यूल का, ऐसे गूगल विकिपीडिया ऐसे छापा रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। मॉड्यूल में जितना है उतना ही अपने को अच्छे से करना है, प्लस पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। The reference to auditing is found in Kautilya's Arthashastra, even in 4th century BC. It talks about fixed accounting year. जी हाँ, ऐसे एविडेंसेस मिले जहां पे फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर चेकिंग करना चाहिए, खर्चा ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ये सब रिपोर्ट किया जाता था। ऑलराइट, अर्थशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो अपना इंडिया कल्चर तो है ही यार। Even there are references in his monumental work to misstatements in the financial statements due to abuse of power, जहां पे सीनियर लोगों ने गड़बड़ की हुई है अकाउंट्स के अंदर, तिजोरी के अंदर, खाते के अंदर। ऑलराइट, the word audit originates from Latin word audere, meaning to hear. In medieval times, यानी middle age में, auditors used to hear the accounts read out to them to check that employees were not careless. जी हाँ, तो एम्प्लॉयज बोलते थे अकाउंट्स और ऑडिटर पूरा सुनते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप लेड टू एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपांशन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कंसिक्वेंटली डिमांड ऑफ ऑडिटर्स। तो बेटा आपको पता है, ये जो मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है ना इधर, ये ज्यादा से ज्यादा आपका एमसीक्यू मटेरियल हो सकता है, और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसमें। जब भी कुछ पढ़ो ना तो मार्किंग रखो कि भाई आपको पूछा क्या जा सकता है। कमिंग टू मोर रीसेंट हिस्ट्री, अच्छा आपको पता है ब्रिटिश ने अपने आर्मी के अंदर क्या हो रहा था, और ये जानने जैसा है बिकॉज ये आगे काम भी आएगा आपको। ब्रिटिश ने अपनी आर्मी के अंदर जब वर्ल्ड वॉर में बहुत खर्चे वर्चे हो रहे थे, तो आर्मी के अंदर ऐसा अपने अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स भेजे। हाँ, तो आर्मी वालों ने उड़ा दिया उसको, मतलब सीरियसली नहीं लिया।
तो आर्मी के अंदर जो जनरल होते हैं उनको फिर एक जनरल को पकड़ के ऑडिटर बनाया गया, तो वहां से नाम निकला ऑडिटर जनरल। तो इंडिया में भी जो पूरा गवर्नमेंट का अकाउंटिंग ऑडिटिंग देखते हैं, अब ऑफिशियली इतने सालों से वो चली आ रही है कस्टम कि एक ऑडिटर जनरल अपॉइंट करते हैं। नहीं दिखते बहुत नॉर्मल हो, डोंट वरी, पर नाम ही ऐसा हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो कमिंग टू मोर रिसेंट हिस्ट्री, first auditor general of India was appointed in British India in 1860, having both accounting and auditing functions. Later on, office of auditor general was given statutory recognition. अब ऑफिशियली इंडिया में हर 5-6 साल में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबके खर्चे का ऑडिट का हिसाब रखते हैं। कभी सीएजी टाइप करो तो न्यूज में भी आते रहते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, ये तो सबको पता है, 1949 ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, इसलिए तो 1 जुलाई को हम लोग सीए डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बस ये जो थोड़ी फैक्चुअल डिटेल्स है ना, ये थोड़ा आपका एमसीक्यू मटेरियल हो सकता है, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ में से और कुछ जानने जैसा नहीं था। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, बाय डेफिनेशन तो बाय हार्ट होना ही चाहिए मेरे सब्जेक्ट का, वरना मेरा नाम खराब हो जाएगा है ना। एंड ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, of financial information of any entity. बोलो ना, बगैर देखे बोलो, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Very good. Alright. अब सुनो, ये तो सर ने नोट्स में लिखाया है, ये नोट्स हमने कर लिया, हमारा हो जाता है। अब ये देखना, an incisive means in-depth analysis of above meaning of auditing brings out following points clearly. ब्रीफ आंसर 3 मार्क्स। सुनो भाई, सी फॉर करेक्ट इनकरेक्ट, एम फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू तो पूरा मैं लिख दूंगा चलो, हाँ, एंड बी फॉर ब्रीफ आंसर। तो करेक्ट इनकरेक्ट इज ऑलवेज ऑफ 2 मार्क्स, ब्रीफ आंसर 3 मार्क या 4 मार्क का रेंज में बदलता रहता है। सो ये जो ऑडिट के डेफिनेशन का एनालिसिस है वो आपका 3 मार्क्स का आ सकता है। या चलो चलो बड़ा चलो चलो। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? बंदा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। Auditor should be independent of the entity whose financial statements are subject to audit, so that he can form an opinion without being affected by any influence. Independence increases auditor's ability to act objectively. सुनो आराम से बेटा, ऑब्जेक्टिवली यानी भेदभाव नहीं रखना है, अनबायस्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलते अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है, बगैर भेदभाव के आगे बढ़ सकते हो। बेटा सब कुछ प्रज्ञेश सर रीड करेंगे, समझाएंगे, सब कुछ बाय हार्ट करना जरूरी नहीं है। प्रज्ञेश सर बताएंगे बाय हार्ट क्या करना है, हाँ वो रिलैक्स करो, डोंट वरी अबाउट इट। द एंटिटी हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एग्जामिन्ड, अब वो लोग ये वाला मैंने जो दूसरा समझा ना आपको, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म, वो वाला समझा रहे हैं। Alright. Entity whose financial information is examined need not necessarily be profit oriented, like in case of a business. It can also be a non-profit organization like NGO वगैरह. Audit can be undertaken in respect of any organization, be it a small, medium or large. Further, it can be conducted for any entity, irrespective of its legal structure. It could be company, LLP, cooperative society, trust, anyone. Alright. ठीक है. Then last line, मेरा purpose. My purpose is to express an opinion. Alright. The purpose of audit is to express an opinion on the financial statements. Understand that preparation and presentation of financial statement is the responsibility of management of the entity. Auditor expresses an opinion on financial statement by means of a written audit report. सुनो मेरी बात भाई, ऑडिटर है ना वो एग्जामिन करने के लिए गया है, एग्जामिनर है ना वो एग्जामिन करेगा, आंसर तू लिखेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का काम किसका है? मैनेजमेंट का। मैं तो एग्जामिन करना चाहता हूं, तो वही बोल रहे पर्पस इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, नॉट टू राइट द आंसर्स, not to prepare the financial statements. Preparation presentation of financial statements will always remain the responsibility of management of the entity. And auditor का काम होगा to express an opinion. बताओ बेटा इधर तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बायड का प्रेशर क्यों ले रहा है बच्चा? मैं हूं ना। ओके एवरीवन ओवर हियर। इसका मतलब यह समझा कि बॉस अगर हम ब्रीफ आंसर की बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट मैंने बोला ना, एलाबोरेट द डेफिनेशन, एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। लिख लिख बेटा लिख, ये पूरा फर्स्ट कंसेप्ट चल रहा है आपका डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, उसके अंदर की पूरी नोट्स। हाँ, सो एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। जब मैं एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन की बात करूं तो 3 चीजों का एनालिसिस करना है। एक, ऑडिटिंग इज एन
independent examination. Independent examination, that means auditor should not get influenced so that he can act objectively. अब मेरे को बात बताओ, क्या मैंने शब्द बाय शब्द टेक्स्ट बुक का कॉपी किया है? नहीं, लेकिन उतना लिख दिया जितना एग्जामिनर को देखने में मजा आता है। ऑलराइट, तो वैसे बेटा प्रिपरेशन करनी होती है। सो ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली का मतलब है भेदभाव रखना नहीं है, अनबायस्ड एटीट्यूड। सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यस सर। ऑलराइट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, देन एंटिटी को समझाना है। It could be done for any entity irrespective of its size, nature, legal structure, etc. फिर एग्जाम्पल कंपनी, LLP, ट्रस्ट। सर एक बार रिपीट करो ना सर, हैंडराइटिंग। सर बेटा मैं कंप्यूटर में मेरा हैंडराइटिंग अच्छा आता है, टाइप करता हो तो जोकिंग। ये वाले में थोड़ा है प्रॉब्लम हैंडराइटिंग का, पर क्या है ना, लिखूंगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। चलो रीड कर लेता हूं, डोंट वरी। इट कुड बी डन फॉर एनी एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर, लीगल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। एग्जांपल कंपनी, LLP, ट्रस्ट एक्सेट्रा। ऑलराइट, देन पर्पस ऑफ ऑडिट is to express an opinion on the financial statements after conducting examination. Purpose of audit is to express an opinion on the financial statements after conducting examination. Correct? Acha, listen to me. पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन आफ्टर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा कौन? मैनेजमेंट बनाएगा सर। हाँ, तो इधर दो चीज एक्सप्लेन करेंगे। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, जो कंपनी का CEO, CFO वो सब बनाएंगे ना भाई, हम क्यों बनाए? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of the entity is the responsibility of the management of the entity. Preparation and presentation of financial statements of the entity is the responsibility of management of the entity. Am I clear with this? Yes sir, yes sir, yes sir. ये हो गया ना बेटा आपका एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। ऐसे समरी बनाते जाएंगे और टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर भी करते जाएंगे। क्या ही प्रॉब्लम है दोस्तों? ठीक है, चलो कॉन्फिडेंट फील हो रहा है? लिखोगे तो मस्त मजा आएगा बेटा, लिखते जाने का, खाली ऐसा बेड पे देखने का नहीं। ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर। नेक्स्ट, दूसरा ब्रीफ आंसर। व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर हैज टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। देखो, जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एटलीस्ट उतना तो देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं है। 100% हर एक चीज पे गारंटी नहीं दे सकते हम, वरना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम ऑडिट करेंगे तो आधे देश पे गारंटी देनी पड़ेगी। वो आधा देश कवर करके बैठा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट एक प्रोफेशनल इतना तो इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीड ना करे। करेक्ट? तो उसके लिए ऑडिटर को टास्क क्या करने हैं? ऑडिटर को टास्क क्या करने हैं? फर्स्ट, अरे ये बहुत बेसिक है रे, एंट्रीज देखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यस सर, अभी परचेज सेल्स का एंट्रीज है, तो परचेज एंट्रीज का परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस वगैरह, थोड़ा एविडेंस तो लगेगा ना भाई। देन एविडेंस लगेगा, एंट्रीज देखना पड़ेगा, थोड़ा एविडेंस लगेगा। यस सर। देन कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ठाकुर? नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ओमिटेड इन द प्रिपरेशन। देन सब कुछ क्लियर तो है ना, कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं। अनएम्बिग्यूअस मींस देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। वो नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह होते हैं ना, क्लियर होने चाहिए,
काफी बच्चे ऐसे बना डालते हैं नोट्स टू अकाउंटिंग, समझ में नहीं आएगी लिखा क्या है। ऑलराइट, देन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर क्लासिफिकेशन तो है ना, क्लासिफिकेशन है सही अकाउंटिंग करना, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर सही से डिस्क्राइब तो किया है ना, डिस्क्लोज तो किया है ना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर जो अमाउंट्स है वो सही तो है ना। और सुनो भाई, अमाउंट्स दिखने भी ऐसे चाहिए कि एक फेयर प्रेजेंटेशन लगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं एडमिशंस वगैरह जो लेता हूं वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो खाली पीएनएल में उसका अमाउंट दिखा देना इनफ नहीं है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखना जरूरी है। आज जो मैंने एफडीज रखी हुई उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो अदर इनकम है, तो ऐसा वो सब भी तो क्लियर होना चाहिए ना। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत ही फेवरेट वर्ड है ऑडिटर के लिए, whether they are showing a true and fair picture. True is more about the correctness and fair is more about the presentation. ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए किसका, इंडिया पाकिस्तान मैच का, नहीं नहीं भाई, ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज का। ओके, नाउ लुक एट दिस, ऑडिटिंग प्रोवाइड्स अश्योरेंस, इट्स बेसिक नेचर लाइज इन प्रोवाइडिंग अश्योरेंस। अभी मजा समझ आ रहा है, ऑडिटिंग का मेन चीज है अश्योरेंस प्रोवाइड करना। ये अश्योरेंस से लोगों को भरोसा आता है, क्रेडिबिलिटी हो जाती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लोगों को कॉन्फिडेंस आता है रादर देन अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो उन्होंने पैराग्राफ लिखा था, हमने पढ़ लिया। सर एग्जाम में क्या याद रखना है, सुनो भाई, ये वाले आंसर के लिए इसमें साइड में लिख दो जर्नल एंट्री, मतलब एक एंट्री का पॉइंट याद आना चाहिए आपको। देन ऑडिट एविडेंस, एक ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिससे एक ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाए, तो ऑडिट एविडेंस। करेक्ट, ओके, सुनो भाई। देन सारी चीजों में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी, सी फॉर क्लैरिटी। देन ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टी फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू, टी फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। सुनो, इसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है हमें। करेक्ट, रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड लिखना होता है रिपोर्ट में। जैम कैट, जैम कैट, यू जैम विथ माई कैट। ऑलराइट, सो जर्नल एंट्रीज, ऑडिट एविडेंस, देन जर्नल एंट्रीज, ऑडिट एविडेंस, देन कहीं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, ये ओमिशन वगैरह का कोड रह गया था, कहीं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। सी फॉर क्लैरिटी, ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टी फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू, तो जैम कैट। ओके, थोड़ा बेटा क्या है ना, कुछ कुछ आंसर्स में कोडिंग लगेगा, लॉजिकली समझाऊंगा लेकिन फटाफट याद आने के लिए थोड़ा थोड़ा कोडिंग लगेगा, थोड़ा थोड़ा निमोनिक्स, थोड़ी थोड़ी स्टोरीज, थोड़ा थोड़ा मस्ती का भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, सो एवरीवन ओवर हियर। चलो, मतलब ब्रीफ आंसर में एक दूसरा आंसर आपको आ सकता है, while conducting audit, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है he should perform following tasks। ऑडिट करते करते he should perform following tasks। कौन से tasks? जैम कैट, J for journal entries in the books of accounts, A for audit evidence होना चाहिए supporting the entries, M for manipulation नहीं होना चाहिए, that means there is no omission या डुप्लीकेशन, ये सब नहीं होना चाहिए। सी फॉर क्लैरिटी, दैट मीन्स देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर लिखना है, टी फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द P&L एंड बैलेंस शीट। सो व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ही शुड परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। आपने जैम कैट लिख दिया मस्त कि ये सब काम करेगा ऑडिटर। करेक्ट, चलो पॉज करके लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट। यस सर, ऑलराइट, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक मस्त बात करनी है यार आपके साथ, बहुत मस्त बात करनी है। टेल मी, अगर आप थोड़ा गूगल करोगे ना, सत्यम कंप्यूटर 2008 करो गूगल, मजा आएगा थोड़ा। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं।
2019-20 ILNFS, पैंडेमिक के पहले का सबसे बड़ा न्यूज, ILNFS कंपनी। ये सब खाली गूगल करो, स्कैम डालना गूगल में, सत्यम स्कैम, ILNFS स्कैम वगैरह से डालना। ये सब ऐसे कॉर्पोरेट स्कैम हुए हैं जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करके शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स को उल्लू बनाया गया, और बाहर ऐसी बात भी क्लियर आ गई कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैनिपुलेशन था, क्लियरली प्रूव भी हो गया ये चीज। देन इन दैट केस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, माना मैंने कि ऐसे केस में सीईओ सीएफओ तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी तो लायबिलिटी आएगी, पर एक ऑडिटर जो एग्जामिन कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो भी लायबल होगा कि नहीं होगा? अगर आपने आंसर दे दिया फटक से यस सर होगा, तो फिर आपको नेक्स्ट 10 मिनट अच्छे से सुनना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ कि सर शायद नहीं भी हो सकता है ऑडिटर लायबल फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड वगैरह, तो आप बहुत अच्छे सोच रहे हो। इतना सोचना इंटरेस्ट लेवल पे ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने एकदम फटाक से नो बोल दिया, नो नॉट राइट लायबल करे, तो आप एस्केप करने वाले बंदे हो कि कुछ भी हो मेरे को टच नहीं करने का। ओके, नाउ लिसन टू मी, थोड़ा आप मेरी बात पहले सुन लो। मेरे को एक बात बताओ, आपकी लाइफ की बात कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम में आंसर तो आप लिखते हो, एग्जामिनर कहीं कोलकाता दिल्ली वगैरह कहीं बैठा होगा, अगर आप मुंबई से आंसर लिख रहे हो तो कहीं और बैठा होगा, वो चेक करेगा फाइनेंशियल्स क्या आपका पेपर, ऑलराइट। देन इन दैट केस टेल मी, अगर आपने कॉपी की है, वो भी बहुत स्मार्टली कॉपी की है, मतलब आगे वाले का छापा लेकिन क्या स्मार्टली कॉपी की, जानबूझ के क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज किया है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स किया है, उधर उधर पॉइंट थोड़े बहुत एक दो आंसर गलत भी लिख दिए, तो कैन आई से दैट जो बंदा वहां दूर बैठ के चेक कर रहा है उसे ये सब चीजों का आइडिया नहीं आएगा, बिकॉज जब आप आंसर बना रहे थे तब वो नहीं इन्वॉल्व था उसके अंदर, ऑलराइट। बट टेल मी, अगर आपने आंसर में कॉपी इस तरीके से की है कि कोई टॉम डिक एंड हैरी भी बता सकता है कि भाई ये कॉपी केस है, वर्ड भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, ने ग्रामेटिकल मिस्टेक भी सेम, ने उसने कैंसिल किया तो आपने कैंसिल किया, ऐसा सब किया आपने, देन इन दैट केस प्लीज टेल मी, एग्जामिनर जब चेक कर रहा है दोनों पेपर बैक टू बैक उसके पास आए, तो कैन आई से उसके पास इनफ डाउट होने के सर्कमस्टेंसेस थे एंड ही शुड हैव डिटेक्टेड द कॉपी केस, यस और नो सर? यस सर। एग्जामिनर मार्क्स देने के लिए आया है, वो चेक करने के लिए आया है, कॉपी केस फाइंड आउट करने के लिए नहीं आया है। लेकिन अगर उसके सामने क्लियर एविडेंसेस है तो डिटेक्ट करना चाहिए, फिर तो ऐसा नहीं बोल सकता नहीं ये तो मेरा काम नहीं है, चलो भाई चलो चलो चलो, वो तो सुपरवाइजर की गलती है कि उसने देखा नहीं, ये तो गलत हो गया। So listen to me, apply the same logic. Financial statements बनाता कौन है? Preparation and presentation of financial statements is the responsibility of management. बोलो मेरे साथ, preparation presentation of financial statements is the responsibility of management of the entity. बोलो मेरे साथ, preparation presentation of financial statements is the responsibility of management of the entity. तो उसके अंदर कोई फ्रॉड एरर वगैरह ना हो, ऑलराइट। इसके लिए सिस्टम बिठाना, इंश्योर करना कि ये सब ना हो, वो भी उनकी जिम्मेदारी है। भाई तू पहले कॉपी मत करना यार, ऑलराइट, मैनिपुलेट मत कर, ये तो पहले तो तेरी जिम्मेदारी है। सो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, कि उनके एम्प्लॉयज कुछ गड़बड़ ना कर दे, उनके फाइनेंशियल्स में गड़बड़ ना हो जाए, एरर फ्रॉड ना हो जाए, वो खुद कहीं फ्रॉडुलेंट ना हो जाए, ये सब चीजों का कंट्रोल उनको खुद को रखना है यार। ऑडिटर का मेन काम क्या है कि एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन करना। ऑडिटर का मेन काम क्या है कि एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? हाँ, लेकिन ऑडिटर ऐसा बीच पे बैठे बैठे एग्जामिन कर रहा है, वैसे एग्जामिन नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उसे अलर्ट रहना है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बोलूं, 19th सेंचुरी, जब तक 1900 का सीरीज शुरू भी नहीं होता, 19th सेंचुरी थोड़ा शुरू होने से, 20th सेंचुरी शुरू होने से पहले 19th सेंचुरी में क्लासिक केस हुआ किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी। उसमें यही था, मैनिपुलेट हुआ है वगैरह, वो सब शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर का गला पकड़ा है स्टफ। जज ने क्या लाइंस बोली है, वो जज अमर हो गया बॉस। अरे क्या लाइंस बोली है, बोला ऑडिटर जो है इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनर, ही डज नॉट स्टार्ट हिज ऑडिट with an assumption that there is a fraud. He is a professional examiner. He is a watchdog and not a bloodhound. कुत्ता है लेकिन कुत्ते का काम क्या है? अलर्ट रहना। अगर ऐसे ही काटते फिरेगा तो समाज से बाहर हो जाएगा वो कुत्ता, उठा के लेके जाएंगे लोग, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। सो भाई मेरा काम है एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन करना, सीबीआई खेलना काम नहीं है मेरा। ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लडहाउंड. ही इज एक्सपेक्टेड to maintain alertness, maintain a questioning mind. If there is something suspicious, ऐसी कुछ चीजें हैं जिस पे डाउट आना चाहिए तो उसे इन्वेस्टिगेट करना है. If there is something suspicious, then he should investigate further. However, he cannot start with an assumption that there is a fraud. Are you getting my point? Yes or no, sir? Yes, sir.
और वहां से एक मस्त इंग्लिश की लाइंस चालू हो गई, ऑडिट की एक थियरी बन गई कि ऑडिटर नीड्स टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ, आप मत लिखना, मेरा रफ वर्क चलता रहता है बीच बीच में, ऑडिटर नीड्स टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सबसे पहला टेक्निकल वर्ड जो आज आप सीख रहे हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड रखो, मेंटेन अलर्टनेस, क्वेश्चनिंग माइंड रखो, मेंटेन अलर्टनेस थ्रू आउट द ऑडिट। थ्रू आउट द ऑडिट एक अलर्ट स्टेट में बैठो, लाइक अ वॉच डॉग, नॉट अ स्लीप डॉग। सोता रहता वैसा नहीं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। डू नॉट स्टार्ट विद एन असम्पशन दैट देयर इज अ फ्रॉड। मैं ऐसा थोड़ी बोलेगा, ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, ए बिल्डर, ए बिल्डर, ए चोर, ए चोर, ऐसे नहीं करेगा ना। अरे भाई ऐसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर, कुछ कैश की एंट्रीज तुझे सस्पेंस में मिली वगैरह, ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो इन्वेस्टिगेट कर, आगे बिल्डर तो चोर होते हैं, ऐसे थोड़ी करूंगा मैं। ऑलराइट, सो दैट इज द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इफ देयर इज समथिंग सस्पिशियस यू इन्वेस्टिगेट फर्दर। सत्यम कंप्यूटर वगैरह में क्या हुआ 2008 सत्यम कंप्यूटर में, और वहां से बहुत रिसेशन का जो ट्रेंड भी चला कि भाई ऑडिटर ने, अब सपोज सत्यम कंप्यूटर बोलेगा कि मेरा बैंक में इतना बैलेंस है, ऑडिटर बोलेगा ओके ओके आई ट्रस्ट यू ब्रो। अरे भाई कंफर्मेशन ले, जरा बैंक मैनेजर से ये बात कर। ऐसी कितनी सारी पार्टीज है जिसे बोलता है अच्छा हमारे हमारे पास ये क्लाइंट है, उधर हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमें उसका चार्जेस ले रहे हैं। ओके ओके मेरे लाल, बस थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके जाने दिया। भाई ये पूरे बड़े से क्लास में कहीं एक सुई है अगर नीडल नीडल तो शायद मुझे ना मिले, उसके लिए तुम मुझे गिल्टी नहीं कर सकते। बट इफ देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम और मैं बोलूं दिख ही नहीं रहा है, हाथी किधर, दिख ही नहीं रहा है, और तो गलत है। सो ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल, आई रिपीट, ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड only if it is proved that he was grossly negligent. I repeat, auditor can be held liable for fraud only and only if it is proved कि वो reckless, careless था, he was negligent in the conduct of his professional duties, otherwise he cannot be held liable for fraud. Are you getting my point? Yes or no sir? Yes sir. तो कल उठ के अगर आपको कोई भी बोले अरे ऑडिटर तो ऐसा फ्रॉड फाइंड आउट करता है ना, बोलने का नहीं, मेरा काम है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ, बोलो मेरे लाल, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ही फंक्शंस विद अ क्वेश्चनिंग माइंड, मेंटेन अलर्टनेस, he maintains alertness throughout the audit. If there is something suspicious, then he will investigate further. Auditor can be held liable for fraud only and only if it is proved that he was grossly negligent in the conduct of his duties. If there is a needle in the haystack, it is very important, it is very difficult to find it. But if there is an elephant in the room, then it needs to be addressed. Are you with me? Yes or no sir? Yes sir. आज के लिए इंग्लिश बहुत हो गया सर। अरे भाई समझियो, क्या समझियो, एक साथ बोलने में थोड़ा मजा आता है, बाकी टेंशन लेने का नहीं। यह जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा है ना बेटा, ये आपका ऑडिट सब्जेक्ट का हॉल टिकट समझ लो आप, इसके बगैर आप नहीं जा सकते ऑडिट सब्जेक्ट में आगे। आर यू विथ मी? यस सर। ऑलराइट, सो लिसन टू मी। आपका फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑडिट था, दैट वाज कंसेप्ट 1। चाहिए रहेगा तो ऐसा कंसेप्ट 1 ऐसा लिख दो, अगर आपको लग रहा है 1 2 1 2 ऐसा बहुत हो रहा है अंदर अंदर नंबर तो। ऑलराइट, एंड देन आ जाओ पढ़ा दूंगा कंसेप्ट 2 राइट नाउ। Basic fundamentals of conducting audit of financial statements. Basic fundamentals of conducting audit of financial statements. All right. First, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं है, बस ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी।
Second, prevention and detection of fraud and error. Prevention and detection of fraud and error in the financial statements is the primary. मेन काम उनका है. हाँ, एज एन ऑडिटर मुझे मेरा काम करते करते अगर मिल गया तो इग्नोर नहीं करूंगा, पर मेन ड्यूटी उनका है. is the primary duty of management of the entity. Third, auditor's primary duty is to form and express an opinion on the financial statements. Auditor's primary duty is to form and express an opinion on the financial statements. वो तो हमने देखा डेफिनेशन में. Auditor must maintain an attitude of, चलो मस्त हाईलाइट करने का भी, of professional skepticism. Auditor must maintain an attitude of professional skepticism. Right? Professional skepticism यानी auditor has to maintain questioning mind. Suspicious नहीं, शक्की दिमाग नहीं चाहिए. And maintaining alertness. Auditor must maintain an attitude of professional skepticism, questioning mind, and maintaining alertness throughout the audit. You trust your client, but verify also, right? Throughout the audit. इसका मतलब क्या हुआ? It means if there is an evidence, अगर कुछ evidence है, indicating fraud, then he is under duty to investigate further. If there is an evidence indicating fraud, then obviously he is under duty to investigate further. Otherwise, he is not supposed to assume that there is a fraud in the financial statements. Right? Okay. Fifth, auditor can be held liable for failure to detect fraud only if it is proved that auditor can be held liable for failure to detect fraud only if it is proved that he was grossly negligent, careless, एकदम careless, in the conduct of his professional duties. Auditor can be held liable for failure to detect fraud only if it is proved that he was grossly negligent, careless, right, in the conduct of his professional duties. Am I clear with this? Yes. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि भाई मेरा मेन काम है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन बच्चे का पेपर चेक करते करते अगर कॉपी पे डाउट आ गया तो इन्वेस्टिगेट करूंगा, तो इग्नोर नहीं करूंगा. तो बेटा अगर मुझे थोड़ा आपको समझे वैसे बताना हो तो ऑडिटर का जो पर्पस है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी ड्यूटी है,
प्राइमरी पर्पस या प्राइमरी ड्यूटी, प्राइमरी पर्पस या प्राइमरी ड्यूटी is to examine financial statements and form an opinion. ऑडिटर का सेकेंडरी पर्पस या सेकेंडरी ड्यूटी, ऑडिटर का सेकेंडरी पर्पस या सेकेंडरी ड्यूटी, भाई मैं काम कर रहा हूं टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो करते करते अगर फ्रॉड मिल गया तो मैं इग्नोर नहीं करेगा ना। अच्छा इसका एक और इंग्लिश बोलूं, डिराइव्ड पर्पस, ये मैं काम नहीं ये करने के लिए नहीं आया था, तो डिराइव हो गया। इंसिडेंटल पर्पस, ऑलराइट, ऐसा अलग अलग इंग्लिश यूज करेंगे। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए आपको रेडी करना ना, करेक्ट इनकरेक्ट अराउंड 14 मार्क्स जितना रोकड़ा मार्क्स है आपके पास, ऑलराइट। तो ऑडिटर्स इंसिडेंटल डिराइव्ड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पर्पस इज to prevent and detect fraud and error in the financial statements. To prevent and detect fraud and error in the financial statements. I repeat, to prevent and detect fraud and error in the financial statements. Am I clear with this? Yes. इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि जब एग्जामिनर भी आपका आंसर्स चेक करता है तो शायद एग्जामिनर से भी थोड़ी बहुत गलती होती होगी। जरूरी नहीं कि उसने अगर बोल दिया 90 आउट ऑफ 100 आए हैं तो ये बच्चा एकदम चाणक्य है और एकदम ही स्कॉलर है, स्वामी विवेकानंद है, ऐसा जरूरी नहीं है। शायद बच्चे ने कॉपी भी की हो, लेकिन ऑब्वियसली एग्जामिनर ने एक अलर्टनेस से चेकिंग किया है। तो जब आपकी मार्कशीट में 90 और 100 आता है तो लोग ऑलमोस्ट बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छा बच्चा होगा, बिकॉज थोड़ा भरोसा है लोगों को जिस तरीके से चीजें चेक हो रही है उसके ऊपर। पर 1 आउट ऑफ 100 ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो चेकिंग बराबर ना हुआ हो। इसका मतलब क्या हो बेटा पता है, ये पूरा ऑडिट सब्जेक्ट जो है ना, ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, 100% गारंटी नहीं है। सो एवरीवन प्लीज राइट डाउन, जस्ट एज अ नोट, ऑडिटिंग प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस। जी हां, ऑडिट से लोगों को एक रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाता है, बट इट इज नॉट अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, थोड़ा इंग्लिश लिखो भी, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मिसस्टेटमेंट्स यानी गड़बड़, मटीरियल यानी बड़ी गड़बड़, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स है, जिस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया जाता है, तो लोगों को भरोसा है। सो वी प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस, बट इट इज नॉट अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। देयरफॉर ऑडिटिंग, मतलब यही इंग्लिश को अगर अलग तरीके से लिखो, डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस यानी 100% प्रूफ, 100% गारंटी, ये मेरे से आप एक्सपेक्ट मत करो प्लीज, ये मेरा काम नहीं है। बिकॉज ऑडिटर की भी काफी सारी लिमिटेशंस है यार, ये सब के ऊपर मैं बात करने वाला बेटा, डोंट वरी, एकदम हैवी नहीं बनाऊंगा आपके लिए, पर इतना समझ लो कि ऐसा क्यों, ऐसा करना जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा, वाई, सबकी कुछ लिमिटेशंस होती है, वैसे हमारी भी कुछ लिमिटेशन है। ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम सर्टन लिमिटेशंस, बताऊंगा मैं वो कौन सी लिमिटेशंस है, क्या है, बताऊंगा, बहुत लॉजिकल बात करूंगा क्योंकि उनका फेवरेट टॉपिक भी है। ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम सर्टन लिमिटेशंस। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर। इतना तो मेरे बच्चे को पता ही होना चाहिए। तो आज आपको पता चला कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, ऑलराइट। और थोड़ा डेफिनेशन स्टाइल में बोलूं तो इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। ये पर्पस है ऑडिटर का, और चाहे एंटिटी कोई भी हो, ये पर्पस कभी चेंज होता नहीं है। डेफिनेशन को अगर एलाबोरेट करने बोला फॉर सम ब्रीफ आंसर्स, ऑलराइट, तो मैं एलाबोरेट कर दूंगा कि हाँ भाई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, एंटिटी चाहे कोई भी हो उसका ऑडिट हो सकता है, एंड पर्पस कभी चेंज होता नहीं है। मेरा पर्पस है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे कुछ टास्क करने हैं, और कौन से टास्क करने हैं? एमटीवी, रोडी, स्प्लिट्सविला वाले नहीं, जैम कैट टास्क करना, और बहुत ही सिंपल इंग्लिश में था। एंट्रीज वेरीफाई करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह देखो, तो बस वो मेन वर्ड्स अगर एग्जामिनर को दिख जाते हैं तो वो लोग मार्क्स दे देते हैं। ये आपका ब्रीफ आंसर 3 मार्क्स 4 मार्क्स अराउंड रेंज में आता है। ऑलराइट, एंड देन हमने कुछ ऐसे लाइंस पढ़े जो एक साथ आपको चैप्टर 1 में नहीं दिखेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में फैले हुए हैं, लेकिन ये 5 पॉइंट के बगैर आप ऑडिट में नहीं जा सकते। बोलो, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज देयर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। ऑडिटर्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू express an opinion on the financial statement. Auditor must maintain an attitude of professional skepticism, questioning mind and maintaining alertness throughout the audit. It means if there is an evidence indicating fraud, then he should investigate further. Otherwise, he is under no duty to find out the fraud over there. Auditor can be held liable for failure to detect the fraud only if it is proved that auditor was grossly negligent in the conduct of his duties. यानी जब ऑडिटर के पर्पस या ड्यूटी की बात करते हैं तो हमारा प्राइमरी पर्पस है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। हमारा सेकेंडरी पर्पस, सेकेंडरी ड्यूटी या डिराइव्ड या इंसिडेंटल पर्पस है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटिंग जो पूरी एक्टिविटी है वो एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, लोगों का भरोसा बढ़ जाता है, प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस, बट हमारा काम 100% गारंटी वाला नहीं है। इवन ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस। इसलिए जब भी ऑडिटर पे केस होता है तो ये देखा जाता है कि क्या एलिफेंट इन द रूम था या नीडल इन अ हेस्टैक था। अगर एलिफेंट इन द रूम सामने था और फिर भी ऑडिटर ने इग्नोर कर दिया तो ही ऑडिटर लायबल होता है, वरना नीडल्स तो कुछ नहीं मिलते हैं। ऑलराइट, तो ऑडिटर कैसे उसमें लायबल होगा, ये सब देखा जाता है। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ ऑडिट सब्जेक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर। तो बच्चों, जब हम कंटेंट बुक के अंदर जाते हैं तो इसमें कुछ और कंसेप्ट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे मैं अभी ये कंसेप्ट्स को आगे लेके जाऊंगा, लेकिन एज अ फर्स्ट फीलिंग वाला लेक्चर, ऑलराइट, कि ऑडिटिंग में होता क्या है, ऑलराइट, ये है क्या ऑडिट करें, उतने के लिए अब तक का डिस्कशन काफी है। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स थोड़ा अपना टेक्स्ट बुक स्टाइल प्रिपरेशन होगा, यानी कि भाई कंसेप्ट है, एग्जाम में क्या है, ऑल ऑफ दैट, वैसे वो चलता ही रहता है, ऑलराइट, बट डोंट वरी, जैसे मैंने आज सत्यम कंप्यूटर, साइलेंट एफएस वगैरह ये सब एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट किया, वैसे कंटिन्यूस मैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करूंगा। इनफैक्ट ऑडिट को ये लेवल पे पहुंचा दूंगा कि आपको पता चलेगा कि पर्सनल लाइफ से भी कनेक्टेड है। पहुंचा दो, अभी एक डेमो दे दूं। सर, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का एटीट्यूड घर पे भी यूज करो, कोई डाउट करेगा ना लेट आए तो, ए maintain attitude of professional skepticism, work with a questioning mind, not a suspicious mind, don't assume that I am a fraudulent person, do you have any evidence which indicates fraud, ऐसा बात करने का। बोलने का, मामा वो act like a watchdog and not a bloodhound, mama will hit you with some झाड़ू, alright, बट आपका तो रिवीजन हो जाएगा ना। तो कहीं पे भी कुत्ता दिखे तो बोलेगा, अरे मेरा ऑडिटर, और इसे काटने आता है, ची ब्लडहाउंड, ये ऑडिटर नहीं। ऐसा रिवाइज करना चालू करो रे बाबा, सब हो जाएगा। ऑलराइट, ऑडिट इज एवरीवेयर। ओके, चलो, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन, और इसके बाद थोड़े आपके लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे। थैंक यू सो मच।